बीकॉम पार्ट सेकेंड एमबीएस यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं उनका पेपर है सब्जेक्ट ईएफएम, और ईएफएम सब्जेक्ट के अंतर्गत पहला पेपर है अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पहला पेपर है उसका चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उस चैप्टर के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे टास्क ऑफ ए मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर, यानी कि जो आधुनिक जो वित्त प्रबंधक है उसके क्या कार्य हैं। आप जानते हैं कि वर्तमान समय में जो भी उद्योग धंधे हैं या कंपनी है या जो भी कार्य किए जाते हैं उसमें वित्त की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और जो वित्त प्रबंधक है जो टॉप मैनेजमेंट होता है कंपनी का, उसका एक मेंबर होता है फाइनेंस मैनेजर। क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है एक होता है टॉप मैनेजमेंट, एक होता है मिडिल मैनेजमेंट, एक होता है लोअर मैनेजमेंट। तो जो फाइनेंस मैनेजर है इसकी स्थिति टॉप मैनेजमेंट के अंदर होती है, और मैनेजमेंट के अन्य जो सदस्य हैं जो मैनेजर डिसीजन लेते हैं उसमें जो फाइनेंस मैनेजर है उसके डिसीजन में महत्वपूर्ण अधिकार करते हैं। यानी कि एक फाइनेंशियल मैनेजर की किसी भी संस्था के आर्थिक विकास करने में या उस संस्था के सुचारू संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके क्या कार्य हो सकते हैं उनको हमने 4-5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले ए बिंदु है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग, यानी कि वित्तीय विश्लेषण करना और उसकी मॉनिटरिंग करना, इसको हमने ए हेडिंग के अंदर लिया है। उसके अंदर पहला काम आता है इसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस एंड परफॉर्मेंस, यानी कि वित्तीय जो परिस्थितियां हैं उनका विश्लेषण करना, परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना। तो एक आधुनिक जो वित्त प्रबंधक है उसका मुख्य काम क्या होता है कि जो फाइनेंशियल कंडीशंस है कंपनी की उनकी परफॉर्मेंस की स्टडी करता है, उसका एनालिसिस करता है कि कंपनी किस प्रकार से प्रगति कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते अपन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, वित्तीय पूर्व अनुमान एवं नियोजन बनाने का काम भी इस वित्त प्रबंधक का होता है। कंपनी यदि कोई नहीं है तो उसके लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है कि आगे किस प्रकार से इस कंपनी का ग्रोथ होगी, किस तरह के फंड की व्यवस्था करनी है, और जो कंपनी रनिंग में है उसका एक्सपेंशन करना है तो हम पहले फोरकास्टिंग करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं। पूर्वानुमान का मतलब है कि पहले से ही हम भविष्य की घटनाएं क्या होंगी उसके लिए अनुमान लगाना। तो इस प्रकार से वित्त प्रबंधक एक दूरदृष्टा के रूप में काम करता है, और कंपनी के जो वित्तीय जो पूर्व अनुमान है वो लगाए जाते हैं, उनके हिसाब से योजना बनाई जाती है कि आगे हमें किस प्रकार से वित्त की व्यवस्था करनी है। थर्ड पॉइंट है इसमें फाइनेंशियल कंट्रोल, वित्तीय नियंत्रण करना। अब जो भी वित्त की संबंधित जो काम किए जाते हैं उसमें एक मुख्य काम आता है कि वित्त को नियंत्रित किया जाता है, यानी कि हमारी जो एक्चुअल फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है या खर्च हो रहा है उसको हम स्टैंडर्ड तय कर सकते हैं, और जो प्रमाप है और एक्चुअल में जो हम वेरिएशन अगर बहुत ज्यादा आता है तो उसको हम कंट्रोल करने की बात की जाती है। यानी कि बजटरी कंट्रोल के माध्यम से हम एक्चुअल स्टैंडर्ड जो हमने टारगेट फिक्स किए थे उनके हिसाब से हम इसको नियंत्रित करने का काम फाइनेंस मैनेजर का होता है। तो अब हम लेते हैं बी कैटेगरी में फाइनेंसिंग डिसीजन, वित्त व्यवस्था किस प्रकार से की जाए, यानी कि वित्त व्यवस्था से संबंधित उसके जो निर्णय हैं क्या हो सकते हैं। क्योंकि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, किसी व्यवसाय को ग्रोथ करने के लिए हमें वित्त की आवश्यकता पड़ती है, तो वित्त की व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है उस संदर्भ में इसका सबसे पहले काम होता है सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी कि वित्त प्राप्ति के जो विभिन्न संसाधन स्रोत हैं, जो साधन हैं, उनके में से जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है, अनुकूलतम जो संयोग बनता है उसका चुनाव करना। आप जानते हैं कि यदि कोई नई कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, तो वो शेयर मार्केट में अपने अंश बेच करके पूंजी इकट्ठी करती है। तो अब शेयर मार्केट में जो पूंजी बेची जाएगी उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं। एक तो है इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकती है, या डिवेंचर्स हो सकते हैं, या मान लीजिए कोई कंपनी है वो बैंक ओवरड्राफ्ट लेकर के भी काम चल सकती है। यानी कि पूंजी प्राप्त करने के बैंक के पास में बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे विकल्प हैं। अब एक जो फाइनेंस मैनेजर है उसका एक टास्क है कि इन सोर्सेज में से किन किन साधनों से हमें पूंजी प्राप्त की जाए जिससे कि उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो जाए। मान लीजिए आप इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा, और मान लीजिए आप डिबेंचर से आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हो, डिबेंचर को एक निश्चित दर से ब्याज देना पड़ता है। अगर मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप इकट्ठा करना चाहते हो उनको एक निश्चित दर से डिविडेंड देना पड़ेगा। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाना है हमें कि जिससे कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम आए।
आप अगले जो चैप्टर्स हैं उसमें अपना पूरा चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं, प्रेफरेंस शेयर की कैसे निकालते हैं, या डिबेंचर की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि तीनों चारों साधनों की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यदि वेटेज कर लें, एवरेज निकालते हैं, तो उसके हिसाब से अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल हैं। तो यहाँ पर इनका मुख्य दायित्व होता है कि जिसे ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज को वो कहलाएगा जिसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम आती है, यानी कि हम इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डिबेंचर से, या किस प्रकार से हम राशि एकत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस एंड टाइमिंग ऑफ फाइनेंसिंग, यानी कि जब आपने तय कर लिया कि हमें इन साधनों से पूंजी प्राप्त करनी है, तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन तय करनी पड़ेंगी और समय तय करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने तय किया कि हमें इक्विटी शेयर कैपिटल से धनराशि इकट्ठी करनी है, तो इक्विटी शेयर किसकी टर्म्स कंडीशन पर जारी किए जाएंगे। मान लीजिए आपने ये तय किया हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर से प्रेफरेंस शेयर बेच करके हमें पूंजी इकट्ठी करनी है, तो प्रेफरेंस शेयर की टर्म्स कंडीशन तय की जाएगी कि कब बेचे जाएंगे, उनका फेस वैल्यू क्या होगी, उसकी डिविडेंड की दर क्या होगी, 10% होंगे या 5% होंगे। मान लीजिए आपने डिबेंचर से बेचना चाहते हैं, तो डिबेंचर कितने साल का होगा, 10 साल का होगा, रेडीमेबल होगा, इरेडीमेबल होगा, या मान लीजिए इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या तय होगी। यानी कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और टाइमिंग है वो सारे निश्चित करने का काम किसका है, फाइनेंस मैनेजर का है। नेक्स्ट में सकते पर डिसीजन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग्स। डिविडेंड का मतलब होता है कि एक कंपनी वर्ष के अंत में या वर्ष के मध्य यदि उसको लाभ ज्यादा प्राप्त होते हैं तो वो कुछ शेयर होल्डर्स को लाभांश के रूप में वितरित किए जाते हैं। तो इस संदर्भ में डिसीजन लेना है कि डिविडेंड किस प्रकार से विस्तृत किया जाए, और यदि डिविडेंड हम नहीं बांटते हैं बल्कि उस डिविडेंड को संस्था में रोक लिया जाता है और उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, तो उसको कहते हैं रिटेन अर्निंग, प्रतिधारित अर्जन है। तो इसके बारे में डिसीजन का काम किसका है, फाइनेंस मैनेजर का है। अब फाइनेंस मैनेजर तय करता है कि कंपनी ने यदि बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाए हैं तो कितना पार्ट हमें डिविडेंड के रूप में बांटना है और कितना पार्ट हमें रिटेन करना है, या डिविडेंड कैसे बांटना है, या बोनस शेयर के रूप में बांटना है। तो इस प्रकार से ये सारा काम किसका है, फाइनेंस मैनेजर का है। वो कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यदि मान ली कंपनी की लिक्विडिटी कम है तो हम डिविडेंड का कैश में वितरण नहीं करेंगे, क्योंकि कैश में वितरण करने से क्या होगा, उसकी लिक्विडिटी खत्म होगी। और यदि आपको चाहते हैं कि कंपनी को राइज करना है तो जो प्रॉफिट है उसको डिविडेंड रूप में बांटने के बजाय हम उसको रिटर्न करेंगे, प्लेन बैक ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे अपन संस्था में ही। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि लाभांश का वितरण किस प्रकार से किया जाए या रिटर्न अर्निंग किस प्रकार से कितना % किया जाए, इस बारे में डिसीजन का काम किसका है, फाइनेंशियर, जो फाइनेंस का जो मैनेजर है, जो वित्त प्रबंधक है, उसका है। अब सी कैटेगरी में लेते हैं इन्वेस्टिंग डिसीजंस, विनियोग से संबंधित निर्णय लेने का काम भी आज के आधुनिक युग में वित्त प्रबंधक का मुख्य कार्य है। इससे पहला कार्य आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, चालू संपत्तियों में विनियोग के संदर्भ में निर्णय लेना। अब आप चालू संपत्ति कैसे कहते हैं, चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जो वर्ष के दौरान अपना रूप बदलती रहती है या कैश में कन्वर्ट की जाती है, जैसे कैश इन हैंड है, कैसेट बैंक है, डेटर्स है, बीआरस है, क्लोजिंग स्टॉक्स है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं करंट एसेट्स के। तो अब वित्त प्रबंधक को तय करना पड़ता है कि कंपनी को जो डे टू डे के जो काम है, जो उसकी वर्किंग कैपिटल है, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है। इसके लिए हम वर्किंग कैपिटल जो एनालिसिस है वो कर सकते हैं, या हम करंट रेशो या क्विक रेशो निकाल करके हम ये तय कर सकते हैं। तो फाइनेंस मैनेजर के पास में बहुत सारे टूल्स हैं जिनके आधार पर वो डिसीजन लेता है कि हमें करंट एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। मान लीजिए आपने चालू संपत्ति विनियोग बहुत ज्यादा कर दिया, कैश में आपको बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, तो वो एक अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस माना जाता है, एसेट है जिससे कि उसका धन का कैश का ज्यादा उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो न तो लिक्विडिटी बहुत कम होनी चाहिए, न लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो इसके बारे में ये करता है कि कितना इन्वेस्टमेंट हमें करंट एसेट्स के अंतर्गत रखना है। नेक्स्ट आता है इसमें डिसीजन रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, यानी जो पूंजीगत निर्णय है, ऐसा विनियोग जो कि पूंजीगत संपत्तियों में किया जाता है। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, कोई मतलब मशीन लगानी है, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका डिसीजन भी वित्त प्रबंधक को लेना पड़ता है। सपोज करिए ए एंड बी दो मशीन है और इसकी लागत भी 50,000 रुपये है, इसकी लागत भी 50,000 रुपये है। तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें ए मशीन को ऑर्डर करना है या
डी को करना है, क्योंकि अब इसको देखना पड़ेगा रेट ऑफ रिटर्न कितनी है। आपने बजटरी कंट्रोल में आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि पूंजी के जो प्रस्ताव हैं, इन्वेस्टमेंट के जो प्रपोजल्स हैं, उसको किसको हमें एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है। इसके जैसे पहला मेथड है पेबैक पीरियड मेथड है, पोस्ट पेबैक पीरियड मेथड है, या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है, या एनपीए है, नेट प्रॉफिट एनालिसिस का मेथड है। यानी कि कितना कौन सा मेथड आप सेलेक्ट करेंगे वो बजटरी कंट्रोल के अंदर एक चैप्टर है अपने सिलेबस में पूरा, वो आप वहां ज्यादा अध्ययन करेंगे। तो इसका मुख्य काम क्या है कि बजटरी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स के आधार पर वो तय करता है कि पूंजी विनियोग कितना करना है, किस मशीन में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में किस प्रकार से कंपनी राइज करेगी उसके हिसाब में हमें विनियोग करना है। इसमें तीसरा पॉइंट है रीस्ट्रक्चरिंग डिसीजन, पुनः संरचनात्मक डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार कंपनी को यदि हमें एक कंपनी दूसरी कंपनी वेले भी करना पड़ सकता है, या मान लीजिए कंपनी का समापन करना है, या मान लीजिए कंपनी को दूसरे कंपनी को अधिग्रहण करना है, तो इस प्रकार के डिसीजन भी फाइनेंशियल मैनेजर को लेने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें डिविडेंड डिसीजन, लाभांश से संबंधित डिसीजन लेने पड़ते हैं।